बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो विषय है वो है 12वीं कक्षा का अष्टमः पाठः अर्थात 8वां पाठ, जिसका नाम है हल्दी घाटी। बच्चों, ये नाम आपने पहले ज़रूर सुना होगा, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध है। और वो क्यों प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है वहाँ के वीरों की वीरता के कारण। तो उन वीरों की गाथा, और उसमें भी महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर, एक ऐसे इस धरती के सुपूत हुए हैं, उनकी गाथा को आज इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं, एक कविता के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। तो चलिए पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका के विषय में हम जान लेते हैं। भारत भूमि शताब्दियों तक पराधीन रही। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा दमन किए जाने पर भी भारतीयों की स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा सदैव बलवती रही। महाराणा प्रताप मुगल शासकों के साथ आजीवन संघर्ष करते रहे तथा अत्यधिक साधन संपन्न न होने पर भी विशाल मुगल साम्राज्य से लोहा लेते रहे। राजस्थान में हल्दी घाटी नामक स्थान पर विशाल मुगल सेना को मुट्ठी भर महाराणा प्रताप के सैनिकों ने नाकों चने चबवाए। यह तथ्य इतिहास से परिपुष्ट है। मतलब बच्चों, इस बात का प्रमाण है हमारे पास कि विशाल मुगल सेना को महाराणा प्रताप के कुछ सैनिकों ने नाकों चने चबवाए थे। मतलब उन्हें पूरी धूल चटाई थी। बड़ा संघर्ष हुआ था वहाँ। हल्दी घाटी की लड़ाई को आधार बनाकर लेखकों ने अनेक रचनाएं प्रस्तुत कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रताप विजय नामक इस खंड काव्य में लेखक ईशदत्त शास्त्री हल्दी घाटी के प्रत्येक कण को उस संघर्ष का साक्षी मानते हुए सुंदर मनोरम श्लोकों में इस ऐतिहासिक कथानक को उपबद्ध करते हैं। बच्चों, यहाँ जो जहाँ से ये आपके श्लोक संकलित हैं, यहाँ उद्धृत हैं, तो उसके रचयिता हैं श्री ईशदत्त शास्त्री, जिनका जो काव्य है, खंड काव्य है, वो है प्रताप विजय। यानी कि ये श्लोक लिए गए हैं प्रताप विजय से, जिसके रचयिता हैं श्री ईशदत्त शास्त्री। और बच्चों, यह पाठ निश्चित ही आज के युवकों को प्रेरणा देगा, हमें प्रेरित करेगा और हमें स्वाभिमान की भावना भरेगा। और ये देख रहे हैं आप महाराणा प्रताप को अपने घोड़े चेतक के साथ और अपने विशालकाय भाले के साथ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर ये श्लोक हैं और आप जानते ही हैं, पहले हम श्लोकों का गायन करेंगे और उसके बाद हम श्लोकों के गायन के बाद हम इन श्लोकों की हिंदी व्याख्या अन्वय के साथ देखेंगे। और उसके बाद हम प्रश्न, जिस तरीके से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका अभ्यास करेंगे और फिर हम करेंगे क्या, अभ्यास कार्य। तो चलिए गायन आरंभ करते हैं। और बच्चों, ये जो श्लोक हैं वो वसंत तिलका छंद में है, तो पहले छंद की ही हम ट्यून कर लेते हैं, ठीक है, और फिर श्लोकों का उच्चारण करते हैं। उक्ता वसंत तिलकात भजा जगौगः, उक्ता वसंत तिलकात भजा जगौगः। तो इसी ट्यून में ये हमारे श्लोक चलने वाले हैं। मैं गाऊंगी, मेरे साथ आप भी गाने का प्रयास करें। चलिए। स्वाधीनतार्य भुवि मूर्तिमती समाना, राणा प्रताप बलवीर्य विभासमाना, आटीकते समुपमान हि आं सुशोचिः, शाटीवसा जयति काचन हल्दी घाटी, प्राची यदा हसति हे प्रिय मंद मंदम्, वायुर्यदा वहति नंदनजं मरंदम्, या प्रत्यहं किल तदा मतिमाननीया, शोभां दधात्युषसि काञ्चन काञ्चनीया, मा कातरः स्पृशत मां प्रियपारतन्त्र्या, अद्यापि यन्न विहिता जननी स्वतंत्रा,
यत्रेदमेव गदतीव ततिस्तरूणाम् शाखा कदम्बकृतमर्मरमातनोति वीराग्निरभययुद्धकलाकलापः क्वास्तेत्यः सतनयः सनयः प्रतापी अत्रत्यनिर्जनवने यदा कदाचित् माते वरोदिति सखे कुररि नुकाचे पुष्पं फलं तदनुगन्धवः समीरः खद्योतपङ्क्तिरमला च पिकालिगीतिः अद्यापि यत्र सरलप्रकृतिप्रणीतं पञ्चोपचारमिव पूजनमस्ति मातुः। अगले श्लोक की तरफ। नीलेन पक्षनिवहेन खम्माहसन्तः चञ्च्वाफलानि विमलानि समञ्चयन्तः श्रीरामनाम मधुरं मधुरं क्वणन्तः अद्यापि यत्र शुशुकाः विलसन्ति सन्तः अत्र प्रतापनृपतेः प्रकटप्रतापा एकापि हन्त शतधा भवदस्रधारा युद्धेऽधिकोशमपि शत्रुवधे क्रमेण ज्योत्स्ना तमः सहचरी चपलेति चित्रम् सैषा स्थली चकितचेतकचङ्क्रमाणा सैषा स्थली कुटिलकुन्तपराक्रमाणा सैषा स्थली प्रियतमाप्यसुतोमराणां सैषा स्थली भयकरी नरपामराणाम् वीक्ष्य प्रभा हसितचारुपुरन्दराणां सङ्गं सनृत्यममलं शिखिसुन्दराणां सम्भासते वरभुवः सुषमात्युदारः हर्षाङ्कितो हरितहीरककण्ठहारः हर्षाङ्कितो हरितहीरककण्ठहारः। तो बच्चों ये हुआ हमारा गायन और अब हम कर लेते हैं बच्चों आगे जो है इन श्लोकों की अन्वय की सहायता से व्याख्या, क्योंकि अन्वय के तरीके से ही हम व्याख्या पर जो है हिंदी व्याख्या पर बहुत अच्छे से पहुंच पाते हैं और अन्वय अर्थ की दृष्टि से इन शब्दों को लगाना। ठीक है, तो बच्चों इसका अन्वय करने से पहले कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें संधि जिनकी कर लेना आवश्यक है। जैसे यहाँ पहला शब्द है स्वाधीनतार्य भुवि, तो दो शब्द हैं यहाँ पर स्वाधीनता जमा आर्य भुवि, तो ये दो शब्द हैं। और यहाँ पर भी दो शब्द हैं शाटीव है शाटी इव, क्या बनेगा शाटी इव। अब बच्चों अन्वय की दृष्टि से कर लेते हैं। अन्वय आपको नीचे दे ही दिया गया है। आर्य भुवि, आर्यों की इस भूमि पर, आर्य भुवि यानी कि आर्यों की इस भूमि पर राणा प्रताप बल वीर्य विभासमाना,
महाराणा प्रताप के बल और वीर्य से, यानी कि उनकी शक्ति और शौर्य से विभासमाना, सुशोभित होती हुई, उनके शक्ति और शौर्य से सुशोभित होती हुई स्वाधीनता, कौन? स्वाधीनता, मूर्तिमती समाना, मूर्तिमती समाना अर्थात साक्षात मूर्ति के समान थी। अर्थात ये कहा गया है बच्चों यहाँ पर आर्यों की इस भूमि पर महाराणा प्रताप के बल और शौर्य से सुशोभित होने वाली जो स्वतंत्रता है, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, वो ऐसा लगता था मानो साक्षात मूर्ति का रूप है, अर्थात स्वयं स्वरूप लेकर सामने आई हो। आगे कहा गया है याम याम समुपमा नहीं आटिकते। याम यानी कि जिसके समुपमा, समान कोई दूसरा, नहीं आटिकते दिखाई ही नहीं देता, उसके समान कोई और दूसरा दिखाई ही नहीं देता। किसके समान? वो भी आगे बताया गया है, कहा गया है सा वह सुशोचि ही। सुशोचि ही होता है बच्चों चमकदार, शानदार, चमकदार जिसे हम कहते हैं चमकीली, है ना। तो चमकीली शाटी इव, साड़ी की तरह, काचन हल्दी घाटी चयती, कोई हल्दी घाटी जो है वह विजय को प्राप्त करती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है वो महाराणा प्रताप के बल और वीर्य से सुशोभित स्वाधीनता के विषय में हमें बताया गया है, और इसकी तो कोई उपमा ही नहीं है, मतलब इसका स्थान कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। और वह चमकीली साड़ी की तरह हल्दी घाटी, ऐसी हल्दी घाटी जो है वह सुशोभित हो रही है। मैंने पहले ही बताया हल्दी घाटी उस जगह का नाम जहाँ पर नाकों चने चबवाए थे महाराणा प्रताप के मुट्ठी भर सैनिकों ने अनेकों मुक्तों को। चलिए बच्चों अगला श्लोक हम कर लेते हैं। यहाँ पर संधि की दृष्टि से देखें तो कुछ शब्द हैं जैसे वायुर्यदा, तो संधि विच्छेद होगा वायु जमा यदा, और प्रत्यहम, यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा प्रति जमा अहम। और एक और शब्द है दधात्युषसी, तो दधाति जमा उषसी, दधाति जमा उषसी, ये हो जाएगा इनका संधि विच्छेद। अब एक बार अन्वय की दृष्टि से इस श्लोक को भी हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर इस काव्य में हल्दी घाटी जो भूमि है उसके वीर भूमि का वर्णन यहाँ पर बड़े ही सुंदर सुंदर उपमानों से किया गया है। तो यहाँ पर कुछ और सुंदर सुंदर शब्दों के प्रयोग से इस श्लोक में क्या कहा गया है, कहते हैं हे प्रिय, संबोधन शब्द सबसे पहले आ जाता है। हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्यारे, यदा जब, प्राची मंदम मंदम हसती, हसती, जब प्राची पूर्व दिशा मंदम मंदम हसती, मंद मंद मुस्कुराती है। देखिए बच्चों यहाँ पर हम जो है सबसे पहले हमने संबोधन शब्द ले लिया, और फिर क्रिया को यदि हम छांट लेते हैं हे प्रिय हसती, तो हे प्रिय हंसता है कौन? हे प्रिय यदा प्राची मंदम मंदम हसती, हे प्रिय जब पूर्व दिशा मंद मंद मुस्कुराती है। अब आप कहेंगे दिशा भी भला मुस्कुराती है? बच्चों जब सुबह सूर्योदय होता है तो बहुत ही सुहावना दृश्य होता है पूर्व दिशा का, बड़ा ही सुहावना दृश्य जो है वो उसे वहाँ पर मुस्कुराने की संज्ञा दे दी है। फिर आगे कहा गया है और यदा वायु नंदनजम मरंदम वहति। देखिए हम कर्ता को आरंभ में और कर्म को बीच में और क्रिया को अंत में ला रहे हैं, उस तरीके से अन्वय अपना बनाते जा रहे हैं। और यदा वायु, और जब वायु, यदा वायु जब वायु, नंदनजम नंदन से उत्पन्न होने वाले, मरंदम पराग को, नंदन वन की बात हो रही है, पास ही हल्दी घाटी के पास जो है नंदन वन है उसका जिक्र है यहाँ पर, और उससे आने वाली जो हवा है वो मरंदम वहती, वो मकरंद जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पराग कहते हैं, वो पराग को जब लाती है, जब ढोकर लाती है अपने साथ, लेकर आती है जब अपने साथ। और फिर क्या कहा गया है, या किल मतिमाननीयानाम कांचन कांचनीयानाम शोभाम ददाति। और उस समय पर, तदा उस समय पर, जो तदा उस समय पर, प्रत्यहम प्रतिदिन, उषसी, उषसी मतलब सुबह सुबह, उस समय प्रतिदिन सुबह सुबह, या जो निश्चित रूप से मतिमाननीयाम, मतिमाननीयाम मतलब विद्वानों के द्वारा सम्मानित, कांचन कांचनीयाम
और सोने की तरह चमकने वाली, शोभाम दधाती, शोभा को धारण करती है। सा हल्दी घाटी जयती, वह हल्दी घाटी जो है वह जीतती है, विजय को प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हल्दी घाटी की विशेषताएं बताई गई हैं कि जब सुबह जो है सुबह होती है और पूर्व दिशा मंद मंद मुस्कुराती है, और जब नंदन वन से चलने वाली वायु जो है वो पराग लेकर आती है, और साथ में क्या कहा गया है, और जो प्रतिदिन प्रातः काल में, उषा काल में, सुबह के समय मतिमाननीयाम यानी कि विद्वानों के द्वारा सम्मानित, स्वर्ण आभा से युक्त, सोने के समान चमकने वाली, हाँ, और शोभा को धारण करती है, वह हल्दी घाटी विजय प्राप्त करती है। अब अगले श्लोक को हम देख लेते हैं। अगला श्लोक है माँ कातराः स्पृशत माम प्रिय पारतंत्र्याः। और देखिए बच्चों, पहले हम जो है संधि के शब्द तो तोड़ ही लेते हैं। जैसे यहाँ शब्द आया अद्यापि, बड़े आसानी से आप इसे अलग कर ही लेंगे। अद्य जमा अपि, और यन्न, यत न, और अगला यत्रेदमेव, तो यत्र जमा इदम जमा एव, 3 शब्द हैं यहाँ पर, यत्र जमा इदम जमा एव। और अगला है गदतीव, तो गदति जमा इव, और ततिस्तरुणाम, तति जमा तरुणाम, तरुणाम, और बस ये तो शाखा कदम्ब कृत मरमरम जमा आतन होती है। और बच्चों अब यहाँ भी अगर हम अन्वय की दृष्टि से करेंगे तो सबसे पहले तो हमें संबोधन शब्दों को लेकर आना है। कातराः, कायरों, अरे कायरों, प्रिय पारतंत्र्याः। कायर, तो कायर तो आप जानते ही हैं, कायर शब्द का अर्थ जानते हैं। और प्रिय पारतंत्र्याः, प्रिय पारतंत्र्याः मतलब जिनको परतंत्रता प्रिय है, मतलब दूसरों के अधीन रहना प्रिय है। वैसे तो ऐसा किसी को प्रिय नहीं होता, लेकिन जो उसके अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ न करे तो उन्हें ऐसा व्यंग्य में कहा गया है प्रिय पारतंत्र्याः, मतलब तुम्हें तो दूसरों के अधीन रहना पसंद है। हे कायरों, हे प्रिय पारतंत्र्यों, यानी कि हे दूसरों के अधीन रहने वालों, माम मा स्पृशत, माम मुझे, मा स्पृशत मत स्पर्श करो, यानी कि मुझे मत छुओ। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है, और ऐसा कौन कह रहा है, ये हल्दी घाटी ही कह रही है। और यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ की धरती भी ऐसे पुकार रही है। फिर आगे क्या कहा गया है, यत, क्योंकि अद्य अपि, आज भी, जननी स्वतंत्रता न विहिता, क्योंकि तुमने आज भी अपनी जननी को, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता न विहिता, स्वतंत्र नहीं करवाया है, इसलिए तुम मेरा स्पर्श मत करो। यत्र, जहाँ पर, तरुणाम ततिः, वृक्षों की पंक्ति, इदम एव, यह ही, गदतीव, मानो आवाज़ कर रही है। देखो बच्चों, ये पहले बताया है कि हे कायरों, हे दूसरों के अधीन रहने वालों, मुझे स्पर्श मत करो, क्योंकि तुमने अभी तक अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करवाया है। ऐसी पेड़ों की आवाज़ मानो आवाज़ करती है, ऐसी पेड़ों की पंक्तियाँ जो हैं वो आवाज़ करती हैं। गदतीव, क्योंकि ऐसा आवाज़ करती हुई सी लगती हैं। और किस प्रकार आवाज़ करती है, पेड़ कैसे आवाज़ करेंगे बच्चों, सूखे पत्ते गिराकर। तो शाखा कदम्ब कृत मरमरम आतनोति, और शाखा कदम्ब कृत मरमरम आतनोति अर्थात कदम्ब वृक्ष की शाखाओं के सूखे पत्तों की आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है, मतलब इसके माध्यम से कदम्ब वृक्ष की शाखाओं से टूटे हुए जो सूखे पत्ते हैं उनकी आवाज़ को फैलाती हैं। और उनकी आवाज़ को फैलाती हुई, आतनोति होता है फैलाना, उनकी आवाज़ को फैलाता हुआ कैसी लगती हैं वो आवाज़, मानो ऐसा करिए कह रही हैं वो कि अरे कायरों, अरे स्वाधीनता परतंत्रता को प्यार करने वालों, मुझे स्पर्श मत करो। तो ये यहाँ पर बताया गया है। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला है बच्चों वीराग्रणिरभय युद्ध कला कलापः। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है शब्द 2 हैं, वीराग्रणी, तो वीर जमा अग्रणी, अग्रणी, अभय, अग्रणी ही में विसर्गें हो जाएंगी, और ये हो जाएगा वीर जमा अग्रणी ही जमा अभय युद्ध कला कलाप। और यहाँ 3 शब्द हैं, क्व जमा अस्ते जमा अद्य, और निर्जन वने अथ, और मातेव माता इव,
ये शब्द हैं जिनका हमने जो है संधि विच्छेद देख लिया है। अब अन्वय की दृष्टि से इसकी हिंदी हम कर लेते हैं। सखे, हे मित्र, हे सखा। अत्रत्य निर्जन वने, यहाँ के निर्जन वन में, अत्रत्य निर्जन वने, यहाँ के निर्जन वन में। निर्जन वन कौन सा होता है बच्चों? जहाँ कोई आता जाता नहीं है, या जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो। यहाँ के निर्जन वन में यदा कदाचित, जब कभी, यदा कदाचित मतलब जब कभी, कभी कभी इस अर्थ में है। और कुररी, कुररी होता है क्रौंच पक्षी। माता इव रोदिति, काचित कुररीनु माता इव रोदिति, माता की तरह रोती है। हे मित्र, इस निर्जन वन में जब कभी कोई कोई कुररी, कोई क्रौंच पक्षी माता की तरह रोती है, माता की तरह रोती है, तो ऐसा लगता है मानो वो क्या कह रही हो। ये इन पहली 2 लाइनों में बताया गया है। मानो वो कह रही हो हा, हाय। सह, वह, वीराग्रणीरभय युद्ध कला कलापः, वीराग्रणी मतलब वीरों में आगे रहने वाला, या ये कह सकते हैं वीरों में जो श्रेष्ठ था वह। अभय, जो हमेशा अभय था, न डरने वाला था, निडर था। और युद्ध कला कलापः, और युद्ध की कलाओं में जो निपुण था, युद्ध की कलाओं में जो निपुण था। और सनयः, जो नीतियों से युक्त था, जो नीति का ज्ञान रखने वाला था कि क्या सही है क्या गलत है। और प्रतापी तनयः, और प्रतापी, जिसका प्रताप, जिसका जो नाम है, यश है, वो बहुत था, ऐसा। तनयः, ऐसा मेरा पुत्र। क्व अद्य क्व अस्ति, आज कहाँ है, ऐसा वो मेरा पुत्र आज कहाँ है। तो यहाँ बच्चों एक और बताया गया है कि जब कभी उस निर्जन वन में कोई क्रौंच पक्षी माता की तरह रोती है, तो मित्र ऐसा लगता है मानो वो कह रही हो कि हाय, मेरा वो अत्यंत श्रेष्ठ, वो निडर, वो युद्ध की कलाओं में निपुण और साथ में नीतियों को जानने वाला, वो अत्यंत यश प्राप्त करने वाला वो मेरा पुत्र आज कहाँ है, जिसने युद्ध किया था कभी मुझे स्वतंत्र कराने के लिए। ये अभिप्राय है। आगे कहा गया है पुष्पम फलम तदनु गंधवः समीरः। देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम अलग अलग करने के लिए शब्द देखें तो शब्द है खद्योत पंक्तिरमला। तो खद्योत पंक्ति जमा अमला। और दूसरा शब्द देखें तो यहाँ है बच्चों पंचोपचारम इव। तो पंच उपचारम इव पूजनम अस्ति, ये 2 शब्द हैं। और यहाँ है अद्य अपि। तो चलिए अब अन्वय की दृष्टि से इसकी हिंदी व्याख्या देख लेते हैं। पुष्पम फलम तद अनु गंधवः समीरः। पुष्पम आप जानते हैं क्या होता है, पुष्प फूल, फलम फल, और तदनु उसके बाद गंधवः समीरः, गंध से युक्त समीर। समीर का मतलब वायु। क्या क्या बताया, फूल, फल और उसके साथ साथ क्या, गंध से युक्त खुशबू को लिए हुए वायु। खद्योत पंक्ति और जुगनुओं की पंक्ति। अमलाच, कैसे जुगनुओं की पंक्ति, बिल्कुल विशुद्ध, बिल्कुल निर्मल जुगनुओं की पंक्ति। और पिकाली गीति, और कोयलों की मधुर गीत, कोयलों के मधुर गीत। ये सारी चीज़ें अद्यत्र, जहाँ पर अद्य अपि आज भी, सरल प्रकृति प्रणीतम, सरल प्रकृति के द्वारा बनाई गई, पंचोपचारम, पंचोपचारमिव, पंच उपचार की तरह, मातुः पूजनमस्ति, माता का पूजन है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई बच्चों, जब आप किसी देवी की या किसी भी देवता की स्तुति करते हैं तो पंचोपचार पूजा, एक शब्द प्रयोग होता है, पंचोपचार पूजा कर रहे हैं। तो पंचोपचार पूजा मतलब 5 तरह के तत्वों से पूजा। तो आप पूजा में क्या क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, और गंधवः समीरः मतलब जिसे आप धूप कह सकते हैं। और आप रोशनी के लिए दीपक जलाते हैं, तो दीपक यहाँ पर खद्योत पंक्ति, अमला खद्योत पंक्ति यानी कि जुगनुओं की पंक्ति। और आरती आदि कोई भजन गाते हैं तो पिकाली गीति। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। ये कहते हैं कि आज भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति माता की या हल्दी घाटी की जो भूमि है इसके पंचोपचार से पूजन कर रही हो। और सरल प्रकृति प्रणीतम, और ये सारी चीज़ें बड़ी ही सहजता से मानो प्रकृति ने पूजा के लिए निर्मित की हैं, ऐसा लग रहा है।
तो ये हुआ हमारा ये श्लोक। चलते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है बच्चों, यहाँ पर पढ़ तो चुके ही हैं हम। संधि की दृष्टि से देखें तो एक ही शब्द है अद्यापि, जो हम पहले ही कर चुके हैं। अद्य जमा अपि, लास्ट लाइन में शब्द था अद्यापि। अब बच्चों हमारा यहाँ पर जो है श्लोक में क्या कहा गया है, अन्वय की दृष्टि से देखते हैं। यत्र, जहाँ, अद्य अपि, आज भी, जहाँ आज भी, सुशुकाः, सुंदर तोते। देखो यहाँ से हमारी बात शुरू हुई है, लेकिन तोते किसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, अब हम ऊपर चलेंगे। आज, जहाँ पर आज भी सुंदर तोते नीलेन पक्ष निवहेन, नीले पंखों के समूह से, यानी कि अपने नीले नीले पंखों से, खम आहसंतः, खम खम मतलब आकाश, ख होता है आकाश, आकाश का उपहास करते हैं। मानो यहाँ के जो तोते हैं, सुंदर तोते जो हैं, वो अपने नीले पंखों से मानो आकाश का उपहास करते हैं, ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं, ये मतलब है। और चंचवा अपनी चोंच से विमलानि फलानि समंचयन्तः, विमल शुद्ध और विमल यानी कि अत्यंत शुद्ध फलों को समंचयन्तः सुशोभित करते हुए। अब फलों को सुशोभित करते हुए मतलब फलों को चखते हुए, जहाँ पर आज भी तोते जो हैं वो ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ते हुए फलों को चखते हुए, है ना। और श्री राम नाम मधुरम मधुरम क्वणन्तः, और मधुर मधुर आवाज़ में अपनी श्री राम राम ऐसा क्वणन्तः ऐसी आवाज़ करते हुए, ऐसा शब्द करते हुए, विलसन्ति संतः विलसन्ति वो जो है वो अत्यंत सुशोभित होते हैं। क्वणन्तः संतः यानी कि आवाज़ करते हुए, विलसन्ति सुशोभित होते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, अब पक्षियों का वर्णन करते हुए देखिए यहाँ पर बड़ी ही सुंदर तरीके से पक्षियों का वर्णन किया है। क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि यहाँ के जो आज भी जो हैं, यहाँ पर जो सुंदर तोते हैं, ऐसा लगता है मानो अपने नीले नीले पंखों से आसमान की ऊंचाइयों को ऐसा छूते हुए लगते हैं, मानो आसमान का तिरस्कार कर रहे हो कि हम तुमसे भी ऊपर निकल जाएंगे ऐसा। और अपनी चोंच से शुद्ध फलों को खाते हुए, चखते हुए ऐसा लग रहा है मानो उन्हें सुशोभित कर रहे हो, फलों की शोभा को बढ़ा रहे हो, और मधुर मधुर राम नाम का उच्चारण करते हुए शोभायमान होते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा छठा श्लोक। अब हम चलते हैं 7वें श्लोक की तरफ। देखिए बच्चों, ये इस श्लोक को हम देख लेते हैं। यहाँ पर शब्द है एकापि, एका अपि, दो शब्द हैं यहाँ। और शतधा भवद अस्रधारा, तो शतधा जमा अभवत, जमा अस्रधारा, ये 3 शब्द हैं यहाँ पर। और अगला शब्द देखें तो युद्धे जमा अधिकोशम जमा अपि, यहाँ भी 3 शब्द हैं। और चपलेति, चपला इति, ये 2 शब्द हैं। अब अन्वय की दृष्टि से हम इस श्लोक को बच्चों देख लेते हैं। हंत, हाय, अत्र, यहाँ, प्रताप नृपति प्रकट प्रतापा, प्रताप नृपति के, महाराणा प्रताप राजा के, प्रकट प्रतापा, प्रताप को प्रकट करने वाली, यश को दिखाने वाली, यहाँ महाराणा प्रताप के यश को प्रकट करने वाली, एकापि, एक भी, अस्रधारा शतधा भवत, एक भी जो, देखिए बच्चों अस्त्रधारा के अर्थ कई होते हैं। अस्त्र जो है वो अस्त्र के अर्थ में, यानी कि तलवार भी इसका एक अर्थ निकलता है, और रक्तधार भी एक अर्थ निकलता है। तो दोनों अर्थों से एक बार हम ज़रूर करके देखेंगे। तो एक जो अस्त्रधारा यानी कि एक भी जो तलवार की धार है, यानी कि एक तलवार जो है वह भी शतधा अभवत, 100 प्रकार की हो गई। अब आप कहेंगे कि महाराणा प्रताप की एक तलवार 100 प्रकार की कैसे हो गई, तो उसका 3 तरह से वर्णन तो इन्होंने यहीं पर कर दिया है। वो कैसे अनेकों प्रकार की हो गई, 100 प्रकार की हो गई मतलब अनेकों रूपों में बदली, कैसे, तो वो बताया गया है। वह सा, ये हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं, वह युद्धे, युद्ध में, अब देखो क्रमेण शब्द कह दिया ना तो अन्वय यूं होगा, युद्धे, युद्ध में, ज्योत्सना, युद्ध में तो ज्योत्सना बनकर, बिजली ज्योत्सना होती है बच्चों प्रकाश, तो युद्ध में तो प्रकाश बनकर चमकी, चांदनी बनकर चमकी, ये कह सकते हैं। अधिकोशम, और अधिकोशम मतलब मयान में, तमह सहचरी, अंधकार की सहयोगी हो गई।
जो युद्ध में चांदनी बनकर चमकी, मतलब उनकी तलवार जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही थी, इतना तेजी से चल रही थी मानो चांदनी फैली हो चारों तरफ। और अधिकोशम, और जब वो मयान में थी तब वो कैसी, तमह सहचरी, अंधकार की सहयोगी बन गई, अंधकार के साथ रहने वाली बन गई। अब अंधकार की सहचरी मतलब, क्योंकि मयान में तो अंधकार होता है। और शत्रु वधे, और शत्रुओं का वध करने में वही चपला, वो बिजली की तरह चमकी। जैसे बिजली एक ही बार में मनुष्य को खत्म कर देती है, ऐसे ही महाराणा प्रताप की तलवार। तो इति चित्रम, ये तो बड़ी विचित्र बात है, मतलब एक ही तलवार 100 प्रकार की कैसे हो गई। वो कहीं मयान में अंधकार का साथ दे रही है, कहीं युद्ध में चांदनी बन के चमक रही है, प्रकाश दे रही है, तो कहीं शत्रु के वध करने में बिजली की तरह कड़क रही है, मतलब शत्रु वध कर रही है। तो ये अर्थ है। और रक्तधार का भी यही अर्थ लिया जा सकता है कि महाराणा प्रताप की जो रक्तधार है, यानी कि उनके शरीर से निकली हुई एक एक धारा मानो युद्ध में चांदनी का काम कर रही थी। और मयान में क्योंकि उनकी तलवार पर भी खून लगा था, ये उस अर्थ में भी जा सकता है, लेकिन तलवार वाला अर्थ हमें अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सैषा स्थली चकित चेतक चंक्रमाणाम। एषा स्थली, ये जो स्थली है, ये जो भूमि है, वो चकित चेतक चंक्रमाणाम, चकित होता है अत्यंत आश्चर्यचकित कर देने वाले, चेतक नामक घोड़े के टापों की आवाज से युक्त है। ये जो भूमि है आश्चर्यचकित कर देने वाले चेतक नामक घोड़े के टापों से युक्त है। और फिर कहा गया है सैषा स्थली, यह जो स्थली है वह कुटिल कुंत पराक्रमाणाम। कुटिल, कुटिल मतलब टेढ़े, भालों के पराक्रम से युक्त है। यह भूमि टेढ़े भालों के पराक्रम से, उनकी अनेक गाथाओं से युक्त है। और सैषा स्थली, और यह जो स्थली है, ये जो हल्दी घाटी है, प्रियतमा, प्रियतम है, यानी कि उन्हें बहुत प्रिय है। किन्हें, असुतो अपि, प्राणों से भी, अमराणाम, अमराणाम मतलब देवताओं को। और ये जो धरती है ये देवताओं को अपने प्राणों से भी प्रिय है। बच्चों ये शब्द संधि की दृष्टि से रह गया था। प्रियतमा, अपि, असुतः, अमराणाम, यहाँ 4 शब्द हैं, प्रियतमा जमा अपि जमा असुतः जमा अमराणाम। और फिर आगे अंत में कहा गया है बच्चों, सैषा स्थली, यह वही स्थली है जो भय करी, जो भय देने वाली है, डर पैदा करने वाली है। किसमें, नरपामराणाम, नर के रूप में जो मनुष्य नीच है, यानी कि नीच मनुष्यों में ये भय पैदा करने वाली है। ये धरती जो है वो आश्चर्यचकित करने वाले चेतक नामक घोड़े के टापों से युक्त है। यह जो धरती है वो टेढ़े भालों के पराक्रम से युक्त है। यह जो धरती है वो देवताओं को अपने प्राणों से भी प्रिय है। और यह जो धरती है वो नर पामरों के लिए भयंकर है। ये हो जाता है इसका उत्तर। बच्चों चलते हैं अंतिम श्लोक की तरफ। और अंतिम श्लोक में यदि हम बच्चों देखें तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो ही शब्द हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया है नृत्यम अमलम, तो नृत्यम जमा अमलम। और अंत में एक शब्द आया है सुषमात्युदारः, 2 शब्द हैं यहाँ पर, सुषमा जमा अति जमा उदारः, तो सुषमा अति उदारः ये शब्द हैं। और अब अन्वय की दृष्टि से देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर अन्वय क्या बनेगा देख लेते हैं। हसित चारु पुरंदराणाम, हसित चारु पुरंदराणाम, हसित मतलब जो उपहास करने वाली है, किनका, चारु पुरंदराणाम, श्रेष्ठ राजाओं का भी उपहास करने वाली, शिखी सुंदराणाम, सुंदर मोरों के, अमलम संगम नृत्यम, अमलम संगम नृत्यम वीक्ष्य। देखिए, हसित चारु पुरंदराणाम प्रभाम, श्रेष्ठ राजाओं का भी उपहास करने वाली इस नगरी की प्रभा को, इसकी शोभा को देखकर। और साथ में क्या कहा गया, शिखी सुंदराणाम अमलम संगम नृत्यम वीक्ष्य, और मयूरों के, मोरों के सुंदर शुद्ध सामूहिक नृत्य को वीक्ष्य, देखकर, इन 2 चीज़ों को देखकर, वरभुवः, इस श्रेष्ठ भूमि की, सुषमा अत्युदारः, इस श्रेष्ठ भूमि की सुषमा, इस श्रेष्ठ भूमि की जो कांति है, हल्दी घाटी की जो शोभा है वो अत्यंत उदार है। और वो हर्षांकितः हरित हीरक कंठहारः संभासते, और वो ऐसी लग रही है मानो
देखो इन दोनों चीज़ों को देखकर जो इसकी कांति है, इस धरती की शोभा है, वो ऐसी लग रही है मानो हर्षांकित, हर्ष से युक्त, हरित हीरक कंठहारः, हरे हीरों के कंठ का हार सुशोभित होता है। कैसे सुशोभित हो रही है हल्दी घाटी? मानो किसी के हरे हीरों का हार सुशोभित हो रहा हो। अब धरती के हीरे मतलब उसकी हरियाली, तो यहाँ पर हरियाली की ओर संकेत किया गया है। और ऐसी सुंदर ये धरती है मानो श्रेष्ठ राजाओं की बड़ी बड़ी नगरियों का भी जो है वो उपहास कर रही है। और यहाँ जो सुंदर मोरों का नृत्य है, और ये सब देखकर जो है इसकी ऐसी शोभा देखकर जो उपहास करने वाली है बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं की नगरियों का भी, जो सुंदर मोरों के नृत्य से युक्त है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो इसकी श्रेष्ठ शोभा जो है वो हर्ष से युक्त, हरियाली से युक्त, हीरों के कंठ हार के समान सुशोभित हो रही है। तो बच्चों ये हुए हमारा जो श्लोक हैं वो हो गए हैं। और अब हम आपसे बच्चों इसमें से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि ये भी पता चले कि आपने कितना सीखा। तो चलिए हम आपसे प्रश्न कुछ पूछ लेते हैं। आपका यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है स्वतंत्रता इत्यस्य पर्यायपदं किम। स्वतंत्रता इत्यस्य अर्थात स्वतंत्रता इस शब्द का पर्यायवाची पूछा है। और इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, स्वतंत्रता के लिए कौन सा शब्द आया है। तो मैंने पूछा है स्वतंत्रता इत्यस्य पर्यायपदं किम, स्वतंत्रता इसका पर्यायवाची कौन सा है। इस पहले श्लोक में से आपको छांटकर बताना है। और मुझे लगता है आपने तुरंत उत्तर दे ही दिया होगा और आपका उत्तर सही भी होगा। देखें, स्वाधीनता ही स्वतंत्रता का पर्याय है। चलिए बच्चों, ये इसी श्लोक से एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। शाटी इव का जयति, शाटी की तरह, साड़ी की तरह कौन विजय को प्राप्त कर रही है, कौन सुशोभित हो रही है। तो किसकी बात चल रही है? एक पदेन उत्तर तो है, एक शब्द में उत्तर देना आपको, तो उत्तर होगा हल्दी घाटी। अगले श्लोक से प्रश्न पूछ लेते हैं। इसी तरीके से प्रश्न बच्चों आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। वायुः कीदृशं मरंदम वहति। वायु जो है वह कैसे पराग को ले जाती है। तो कैसे पराग को? कीदृशं मरंदम वहति, तो नंदनजम, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न है बच्चों, यहाँ से आपका प्रश्न है, कातराः माँ कातराः स्पृशत मां प्रिय पारतंत्र्याः। यहाँ आपको बताना है बच्चों, इत्यत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रिया कौन सी है इस पंक्ति में। तो स्पर्श करना क्रिया है, जानते ही हैं आप, तो ये हो जाएगा क्रियापद। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं। अस्मिन् श्लोके अत्र वृक्षाणाम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अब मैंने प्रश्न को थोड़ा सा बदल कर पूछा है। अत्र वृक्षाणाम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, वृक्षाणाम के लिए कौन सा शब्द आया है। विभक्ति से भी पता लग रहा है, और तरु मतलब वृक्ष, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ से आपका प्रश्न है बच्चों, तनयः सनयः अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। इन दो शब्दों में से विशेष्य शब्द कौन सा है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? तनयः, पुत्र की, कि वो सनय है, नीति से युक्त है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। कस्याः पंचोपचार पूजनम अस्ति, कस्याः पंचोपचार पूजनमिव अस्ति, किसके पंचोपचार पूजन की तरह है। तो एक पदेन उत्तरतः में आप मातुः ही लिखेंगे। और यही बच्चों अगर पूर्ण वाक्य में आ जाता है तो आप पूरा लिख देंगे, मातुः पंचोपचार पूजनमिव अस्ति। इस प्रकार केवल प्रश्नवाचक शब्द की जगह जो है वो आप उत्तर वाला शब्द रख देंगे। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से बच्चों आपका प्रश्न है, शुशुकाः केन खम आहसन्ति। शुशुकाः
केन कम खम आह संति, जो सुंदर तोते हैं वो किसके द्वारा आकाश का उपहास करते हैं? तो केन, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। नीलेन पक्ष निवहेन, ये हो जाएगा इसका उत्तर, अपने नीले पंखों के समूह से। यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ आपका प्रश्न है बच्चों, एका अपि अस्त्रधारा कतिधा अभवत, एक तलवार की धार भी कितने प्रकार की हो गई? एका अपि अस्त्रधारा कतिधा अभवत, मुझे लगता है आपने उत्तर दे ही दिया होगा। बिल्कुल सही, शतधा अभवत, शतधा हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए, यहाँ से आपसे हम एक पूर्ण वाक्य का प्रश्न पूछ लेते हैं, और पूर्ण वाक्य का प्रश्न है, बड़ा सा प्रश्न है। यहाँ आपको बताना है बच्चों, केशाम एषा स्थली केशाम, यह स्थली किन की है? एषा स्थली केशाम, यह स्थली किन की है? तो यह स्थली है चकित चेतक चंक्रमाणाम कुटिल कुंत पराक्रमाणाम, तो ये इनकी स्थली है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। पूरे वाक्य में एषा स्थली चकित चेतक चंक्रमाणाम कुटिल कुंत पराक्रमाणांच अस्ति। ये इस प्रकार बच्चों आपको वो परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करनी है, और शब्दार्थ हैं इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे अभ्यास कार्य की तरफ, इसलिए शब्दार्थ पर मैं समय नहीं लगाऊंगी। शब्दार्थ के आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, वो पढ़कर आप स्वयं कर सकते हैं। बहुत सारे शब्दार्थ हैं, क्योंकि एक लंबा पाठ, एक कठिन पाठ था ये। और यहाँ जो है हमारे शब्दार्थ समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। और आपका पहला प्रश्न है, आर्य भुवि, आर्यों की इस भूमि पर शाटीव, बच्चों यहाँ शाटी तह लिखा है, जबकि शाटीव है, साड़ी की तरह, का विराजते, क्या सुशोभित होता है। तो आर्यों की भूमि पर चमकदार साड़ी की तरह, मानो कोई चमकदार साड़ी हो, इस तरह से क्या चीज़ है जो सुशोभित होती है? तो वो है हल्दी घाटी। अगला प्रश्न है बच्चों, उषसी हल्दी घाटी कीदृशीं शोभाम दधाती, प्रातः काल में हल्दी घाटी कैसी शोभा को धारण करती है? तो स्वर्ण के समान, तो आ जाएगा कांचन कांचनीयाम। हल्दी घाटी कैसी लगती है? मानो सोने की बनी हो, तो कांचन कांचनीयाम, ये हो जाएगा उत्तर। सनयः तनयः कः अस्ति, यहाँ पर शब्द आया ना, नीति से युक्त पुत्र, तो ये नीति से युक्त पुत्र कौन है? किसकी बात हुई है पूरे पाठ में? वो तो आपको पता ही है, तो वो कौन है? राणा प्रतापः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, के नीलेन पक्षेन खम आहसंति, कौन नीले पंखों से आकाश का उपहास करते हैं? तो बताओ कौन करते हैं? ये तो आपको याद ही होगा, कौन ऊपर बड़े विस्तृत आकाश में उड़ते हैं? तो कौन? के सुशुकाः, सुंदर तोते, ये हो जाएगा इसका उत्तर। वरभुवः सुषमा कथम संभाषते, इस श्रेष्ठ भूमि की सुषमा जो है वो कैसे सुशोभित होती है, कैसी लग रही है? तो वरभुवः बताइए बच्चों, वरभुवः सुषमा कथम संभाषते, तो वो कैसी लगती है? हरित हीरक कंठ हारेण, बिल्कुल सही, वो हरे कंठ के हरे हीरों के कंठहार के समान सुशोभित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमः सहचरी का कथिता, तमः सहचरी अर्थात अंधकार की सहयोगी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? अस्त्रधारा, तलवार की धार को। और प्रताप नृपते अस्त्रधारा कतिधा भवत, ये तो प्रश्न हमने पहले भी पूछा था, तो उत्तर तो आपने दे ही दिया होगा। प्रताप महाराज की जो तलवार की धार है वो कितने प्रकार की हो गई? तो कितने प्रकार की हो गई थी? शतधा, ये हो गया इसका उत्तर। अब हम चलते हैं बच्चों पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मूर्तिमती हल्दी घाटी कथम माटीकते, मूर्तिमती साक्षात मूर्ति के समान जो ये हल्दी घाटी है वो कैसी प्रतीत होती है? तो मूर्तिमती हल्दी घाटी सुशोचिः शाटीव आटीकते,
कथम की जगह केवल उत्तर के शब्द लगा दिया आपने। मूर्तिमती हल्दी घाटी सुशोची शाटीव आटी कते। कदा हल्दी घाटी मति माननीयाम शोभाम दधाती। कब हल्दी घाटी जो है विद्वानों से सम्मानित शोभा को धारण करती है? तो बताओ जो ये हल्दी घाटी है वो कब बहुत सुंदर लगती है, विद्वानों से सम्मानित शोभा को धारण करती है? कब? उषा काल में ना। तो केवल आपको प्रश्न की जगह लगा देना है उषसी, बन जाएगा आपका उत्तर। तो हम करेंगे उषसी हल्दी घाटी मति माननीयाम शोभाम दधाती, ये हो जाएगा इसका उत्तर। पिकालिः गीति किमिव मातुः पूजनम अस्ति। पिकालिः गीति यानी कि कोयलों के जो गीत हैं वो किसकी तरह माता का पूजन है? तो वो तो पंचोपचार की तरह माता का पूजन है। तो इसका आ जाएगा पिकालिः गीति पंचोपचारमिव मातुः पूजनम करोति। कोयलों की गीत जो है वो माता का पूजन पंचोपचार में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की तरह कर रहा है ना। कथम कुणन्तः सुशुकाः विलसन्ति। कैसी आवाज़ करते हुए सुशुक जो सुंदर तोते हैं वो सुशोभित होते हैं? तो आपने याद ही होगा आपको, श्री राम नाम मधुरम मधुरम कुणन्तः सुशुकाः विलसन्ति। श्री राम नाम की मधुर मधुर आवाज़ करते हुए तोते जो हैं वो शोभायमान होते हैं। हल्दी घाटी केशाम स्थली अस्ति। हल्दी घाटी किनकी स्थली है? ये भी प्रश्न हमने आपसे पूछ ही लिया था। हल्दी घाटी चकित चेतक चंक्रमाणाम और कुटिल कुंत पराक्रमाणाम च स्थली अस्ति। हल्दी घाटी आश्चर्यचकित कर देने वाले चेतक नामक घोड़े के टापों की आवाज़ से युक्त और टेढ़े भालों की पराक्रम से युक्त भूमि है। वरभूमः अत्युदारा सुषमा कीदृशी भासते। इस श्रेष्ठ भूमि की अत्यंत उदार जो सुषमा है वो कैसी लग रही है? तो वरभुवः अत्युदारा सुषमा हरित हीरक कंठहार इव संभासते। हरे हीरों के गले के हार के समान सुशोभित हो रही है श्रेष्ठ यह भूमि। प्रकृति ही केशाम पंच पदार्थानाम उपचारेण पूजनम करोति। प्रकृति किन 5 पदार्थों के उपचार से, यानी कि कौन से ऐसे 5 पदार्थ हैं जिनसे प्रकृति जो है वह पूजा करती है इस भूमि की? तो मुझे लगता है याद ही होंगे आपको। पुष्पम फलम गंधवः समीरः अमला खद्योत पंक्ति पिकादि गीति च, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और साथ में अगर आप लगा देते हैं वो पूरा प्रश्न का जो आया बचा हुआ है, प्रकृति ही पंच पदार्था नाम उपचारेण पूजनम करोति, ये हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बच्चों अगले प्रश्न में हमें क्या करना है? अगले प्रश्न में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। बड़ा ही आसान प्रश्न है, आपको नीचे दिए गए वाक्यों को आधार बनाकर प्रश्न बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ध्यान से पढ़ेंगे इन शब्दों को, इन वाक्यों को। मूर्तिमती हल्दी घाटी जयती। मूर्तिमती, मूर्ति के समान हल्दी घाटी जो है वह विजय को प्राप्त करती है। तो कैसी हल्दी घाटी? तो कैसी तो बनेगा कीदृशी, प्रश्न बन जाएगा आपका। या उषसी शोभाम दधाती। अब जो उषा में शोभा को धारण करती है, तो कदा, यही तो प्रश्न बनेगा ना, कब। जब आई समय से रिलेटेड प्रश्न हो तो हम लिखते हैं कब, कदा। तो इसका हो जाएगा प्रश्न कदा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तरुणाम ततिहि कदम्बकृत मर्मरम मातनोति। अब यहाँ पर किनकी तति, किनकी पंक्ति, ये इसका प्रश्न हम बना रहे हैं और साथ में इसका भी बनाना है। तो तरुणाम का प्रश्न बनेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही प्रश्न बनेगा केशाम। और कदम्बकृत मर्मरम कम, तो केशाम और कम, ये 2 बन जाएंगे। निर्जन वने कुररी मातेव रोदिति। निर्जन वन में कुरोंच पक्षी माता की तरह रुदन करती है। तो कुररी मतलब का स्त्रीलिंग में है और एकवचन में है, प्रथमा विभक्ति में है, तो इसलिए का। मातुः पंचोपचारम पूजनम अस्ति। तो मातुः कस्याः, मातुः। और अगला है बच्चों यहाँ पर अस्रधारा शतधा अभवत। अब देखिए शतधा का तो और भी आसान प्रश्न है, मैंने प्रश्न बनाते हुए पूछा भी था। तो शतधा मतलब कतिधा।
असुतः अपि प्रियतमा, किनसे भी प्रिय, असुतः अपि, तो यहाँ पर कस्मात, पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रश्न बनेगा कस्मात। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और चतुर्थ प्रश्न में क्या है बच्चों, अधोलिखित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। इन शब्दों में आपको संधि विच्छेद करना है, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पहला शब्द है बच्चों आपका स्वाधीनतार्य भुवि। स्वाधीनतार्य भुवि, दो शब्द हैं, बड़े आराम से आप अलग अलग कर लेंगे। स्वाधीनता जमा आर्य भुवि, दधाति उषसी, ई है, ई के सामने कोई और स्वर आ गया तो ई को कर देंगे य, दधात्युषसी। ततिस्तरुणाम, अब अलग अलग करना है। स है बीच में, स की क्या होंगी, विसर्गें, तो बन जाएगा ततिहि तरुणाम। अगला शब्द है निर्जने, निर्जन वने अथ। तो यहाँ पर ये जो बच्चों ए के बाद अगर अ आए तो वो एक निशान छोड़ जाता है, मतलब बन जाएगा निर्जने थ, और एक आपको एस की तरह निशान दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं अवग्रह चिन्ह। सुषुका विलसंती, अब देखिए सुषुका विलसंती, अब आप कहेंगे इसमें हमें जोड़ना है या अलग करना है, तो बच्चों आपको अलग करना है, क्योंकि यहाँ पर विसर्गे थी, उसका लोप हो गया था, वापस विसर्गे ले आएंगे। सुषुकाः विलसन्ति, तदनु कर चुके हैं हम पहले ही, तत् जमा अनु, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। नीचे दिए गए प्रत्ययों शब्दों में आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, और उपसर्ग है तो कोई वो भी बताएंगे। तो बच्चों यहाँ जो है, अब देखिए हम पहला ही शब्द है हमारा ततिहि, तो यहाँ पर है तन धातु और तिन प्रत्यय ततिहि। भासमाना, भास धातु शानच प्रत्यय। विहिता, यहाँ उपसर्ग भी आ गई है, तो वी जमा धा जमा क्त, वी उपसर्ग है, धा धातु है, क्त प्रत्यय है। प्रतापी, प्र जमा तप जमाणिनी, प्र जमा तप जमाणिनी, जिसे हम इनी भी कह देते हैं आजकल। हसंतः, हस जमा क्षत्रि। शिखी, शिखा जमाणिनी, और जिस शिखाएं जिसकी हैं इस अर्थ में णिनी प्रत्यय हुआ है। और उसके बाद है बच्चों प्रणीतम, प्र जमा नी जमा क्त, ये बन जाएंगे बच्चों आपके उत्तर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर ये एक प्रश्न है बच्चों जिसमें आपको नीचे दिए गए श्लोक में अन्वय भरना है, आपको ये मंजूषा दे दी गई है। तो चलिए हम भर लेते हैं, पहले इन मंजूषा के शब्दों को जान लेते हैं। और इसके लिए बच्चों आपके पास वैसे सामने श्लोक भी रहेगा, तो आप बड़े आराम से इसे भर सकते हैं। पहला शब्द है प्रत्यहम, यानी कि प्रतिदिन, और फिर है मंद मंदम, यानी कि धीरे धीरे। मरंदम, पराग। वहती, धारण करती है। शोभाम, शोभा को। कांचन, सोने की। चलिए, यदा हसती, हे प्रिय डैश, हे प्रिय क्या, यहाँ आएगा मंद मंदम, या क्या कुछ और। मंद मंदम, ये तो सीधे सीधे आपको बच्चों जो है वो श्लोक का अन्वय जो है वो करते जाना है, बल्कि श्लोक ही है। वायुर यदा, है ना, एक एक शब्द श्लोक में छूट गया, उसे आपको भरते जाना है। तो यहाँ आपका शब्द देखें क्या आएगा, हे प्रिय मंद मंदम, क्योंकि इस पंक्ति में केवल मंद मंदम ही छूटा है, मंद मंदम आ जाएगा यहाँ। और जब वायुर यदा, क्या, जब वायु बहती है मरंद लेकर, तो वहती, और यहाँ आ जाएगा मरंदम, ये हो जाएगा। और इन्होंने कहा तो श्लोक ही है, बिल्कुल अन्वय मैंने गलती से कह दिया बच्चों, तो हम श्लोक को ही पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा वहती, और यहाँ आ जाएगा मरंदम। या डैश किल, अब या डैश किल, या प्रत्यहम, यानी कि जो प्रतिदिन निश्चित रूप से विद्वानों के द्वारा सम्माननीय। और डैश दधात्युषसी, यहाँ कौन सा शब्द था, शोभाम दधात्युषसी। और कांचन कांचनियाम, जो स्वर्णमय आभा से युक्त शोभा को धारण करती है, ऐसी हल्दी घाटी विजय को प्राप्त करती है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों आपको करना क्या है, आपको विशेष्य और विशेषण का मिलान करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। एक तरफ दिए हैं विशेषण और एक तरफ दिए हैं विशेष्य। सुशोचि,
विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सुशोची किसकी विशेषता है? सुशोची क्या थी? क्या मिला आपको? सुशोची साड़ी, चमकदार साड़ी। पारतंत्र्याः, अब पारतंत्र्याः के साथ का शब्द कातराः, यानी कि जो पारतंत्र हैं, कातर हैं। और प्रतापी कौन? प्रतापी था तनय। और क्वणन्तः, अब ये क्वणन्तः मतलब क्वणन्तः कौन? सुशुकाः, क्वणन्तः सुशुकाः। और फिर है बच्चों शतधा। शतधा क्या था? अस्त्रधारा, 100 प्रकार की तलवार की धार। नीलेन, ये तो आप तुरंत ही ढूंढ लेंगे, नीले पक्षों के समूह, पंखों के समूह से पक्ष निवहीन। और अमला विशुद्ध, अत्यंत शुद्ध। खद्योत पंक्ति, जुगनुओं की पंक्ति, लाइन जिसे हम कह देते हैं। ये हुआ मिलान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब बच्चों यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपको व्याकरण के अनुसार इनका पद परिचय देना है, मतलब किस शब्द, कौन सा शब्द कैसे बना है। जैसे यहाँ पर शब्द आया है स्वाधीनता, तो स्वाधीन शब्द में तल प्रत्यय लगकर ये बना है स्वाधीनता। प्रथमा विभक्ति, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और उसके बाद है माननीय, मान अनियर, माननीय शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। संतः, अस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर बना है, जिसमें सत शब्द पुल्लिंग में, प्रथमा विभक्ति, और ये बहुवचन है बच्चों। उसके बाद है तमः, तमस शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। संभासते, समपूर्वक भास धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। स्थली शब्द स्त्रीलिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। और माता प्रथमा विभक्ति एक वचनम, ये भी स्त्रीलिंग में है। अब बच्चों अगला प्रश्न अगर हम देखें तो हल्दी घाटी युद्धस्य ऐतिहासिकः परिचयः। हल्दी घाटी युद्ध का ऐतिहासिक परिचय आपको हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत भाषा में लिखना है। तो आप जिस भी भाषा में लिखना चाहें, हल्दी घाटी पर बहुत सा विवरण आपको नेट से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको अपने आप से करना है, ढूंढ कर करना है, सर्फ करके, सर्च करके करना है। महाराणा प्रतापस्य स्वातंत्र्य संघर्षम, अब महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में भी आपको वर्णन करना है। तो ये 2 प्रश्न आपके गृह कार्य के रूप में भी हैं। इन्हें आपको अपने आप करना है बच्चों। जब हम कुछ करते हैं तो हम और आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगली वीडियो लेकर, मज़ेदार कुछ विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।